नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे ग्रुप टी के पेपर एनईसीटी करवा रही है और इससे पहले एनईसीटी ने यूपीएसआई का पेपर भी करवाए हैं। तो आज हम यूपीएसआई का एक पेपर लेके आए हैं जो कि 29 नवंबर 2021 को प्रथम पारी में हुआ था और इसमें पूछे गए जो भी मैथ के सवाल थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सवाल हमने लिया है, वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक मॉक टेस्ट लगना स्टार्ट नहीं किया तो अभी भी समय है। कंटिन्यू कीजिएगा, डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, टाइम मैनेजमेंट यहाँ से बहुत ज़्यादा आप बेहतर कर सकते हो। कौन सा सेक्शन वीक है उसको एग्जाम से पहले बूस्ट कर सकते हो, उसको तैयार कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है, यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो इस ऑफर के तहत आपको मैक्सिमम 60 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो एक साल का ये पास है जिसमें सारे एग्जाम्स के, चाहे एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी वगैरह किसी भी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहने वाली। ये आप मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए अपना एनरोलमेंट करके एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, क्लिक करके जरूर चेक कर लेना। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। या हमारी स्क्रीन के सामने जो सबसे पहला सवाल है वो गुणोत्तर श्रेणी का योग बताना है हमें। तो सबसे पहली बात आती है कि गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। जैसे कि ए दूसरा पद ए आर की पावर 1, इसी प्रकार से ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3। तो देखो, जब भी हम दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हैं तो भागफल कितना आया, आर। इसी प्रकार से तीसरे में दूसरे का भाग दिया तो आर। इसी प्रकार यहाँ पर तो क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में क्या चीज होती है, जब भी दो क्रमागत पदों को भाग देते हैं तो कितना आता है, हमेशा भागफल बराबर आएगा। सभी पदों में बराबर आएगा, आर आर आर। तो भागफल हमेशा बराबर आता है, तो ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं भागफल। ठीक है, तो ये हो चुकी है हमारी गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी में योग का फॉर्मूला यदि आपको पता होता तो आप सवाल को आराम से कर सकते थे। तो वो क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी के योग का फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब देखो, जहां पर ए क्या है, पहला पद है, आर क्या है, हम कह देंगे सार्वभागफल, यानी कि सब जगह बराबर बराबर भागफल है तो हमने कह दिया सार्वभागफल कह दिया। और एन क्या है, पदों की संख्या, जितने पद है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। अब देखो, आपके पास मान निकालने हैं आपको। ए का मान कितना है, श्रेणी का पहला पद कितना है, 1/5, 1/5। तो ए का मान आ चुका है 1/5। अब बात आती है आर का मान। तो आर का मान कैसे निकालोगे, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे देते हैं। दूसरा पद है 1/25, पहला पद है 1/5, तो भाग दे दिया। भाग देने पर कितना आएगा, 1/25 और 1/5 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये कितना मान आएगा, 1/5 ही आएगा। यानी आर का मान भी 1/5 आ चुका है। और पदों की संख्या आपको कितनी दे रखी है, एन की एन ही दे रखी है सवाल के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम मान रखते हैं तो कितना आएगा, योगफल निकालते हैं। ए का मान रखोगे तो 1/5 और आर का मान 1/5। ये हो चुका है और नीचे इस प्रकार से आ चुका है। सरल करोगे तो यहाँ तो 1/5 है, यहाँ तो इस प्रकार से। अब जो नीचे है वहां आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, ये बचेगा कितना, 1/4। और अंदर बचेगा 1 माइनस 1/5 की पावर n, इस प्रकार से। तो ये आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो चुका है। अगला जो सवाल है वो क्या है, यदि 1812 का पहला दिन बुधवार था तो अंतिम दिन क्या होगा। तो देखो, यदि एक साधारण वर्ष होता है तो साधारण वर्ष में क्या होता है, जो स्टार्टिंग का डेज यानी जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। यानी कि यदि ये हमारा साधारण वर्ष है तो बुधवार यदि पहला दिन है तो अंतिम दिन भी बुधवार होगा। और यदि लीप ईयर है तो पहला दिन जो होता है अंतिम दिन उससे एक अगला दिन होगा। यानी कि ये बुधवार है तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार बोल दो, आप बृहस्पतिवार बोल दो, गुरुवार या बृहस्पतिवार हो जाएगा अंतिम दिन।
यानी कि साधारण वर्ष में तो जो दिन पहला होता है वही अंतिम दिन होता है, और यदि लीप ईयर की बात करते हैं तो लास्ट दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। अब देखो 1812 क्या है, क्योंकि इसके अंदर 12 का पूरा 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये हमारा एक क्या हो चुका है, लीप ईयर हो चुका है। और यदि ये लीप ईयर है तो पहला दिन बुधवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार से एक अधिक होगा, और वो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार होता है, या गुरुवार कह दो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इस प्रकार से दे रखा है कि अन रूट 33.84 भाग अन रूट 8.41, इसी प्रकार से आगे। तो देखो हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले हम अन रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले किस किस संख्याओं का अन रूट निकालना है हमें, वो लिख लेते हैं। एक तो 3364 है, इसका अन रूट निकालना है। एक इसका अन रूट निकालना है। एक हमारे पास संख्या है, इतनी तरह की संख्या है, तो सबसे पहले इनके अंडर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, आप ये देखिए। सबसे पहले तो पीछे से दो दो के टुकड़े बनाए। 4 किसके लास्ट में आता है, या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, या फिर कह दोगे 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। अब देखो अगले दो जो पद है 3 दो अंक है, उनसे छोटा स्क्वायर की यदि हम बात करें तो किसका आता है, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि 36 की बात करें, 6 के स्क्वायर की बात, वो तो इससे बड़ा हो जाता है। 25 जो कि 5 का स्क्वायर है, वो इससे छोटा है। तो हम कह सकते हैं या तो 52 होगा या 58 होगा। इनके बीच में एक संख्या आती है 55। 55 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि 55 में क्या है, पीछे लास्ट है तो हमेशा 25 आएगा, और आगे वाली संख्या 5 से आगे 6 आता है तो आगे 30 आ जाएगा। 6 5 30 हो जाता है। तो अब देखो 3364 है ना, वो 30 25 से ज्यादा है, इसलिए वो 55 के स्क्वायर से बड़ा स्क्वायर है ये, इसलिए 58 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक चीज हमारे पास आ चुकी है। दूसरी बात 841 की बात करते हैं, तो ये 29 का स्क्वायर होता है। या तो याद होगा या फिर इसी प्रकार से आपको दो दो के पीछे से टुकड़े बनाकर निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर तीसरा ये है, तो इसमें भी 2 के टुकड़े बनाए इस प्रकार से। अब 9 किस किस के लास्ट में आ सकता है, या तो आ सकता है 3 के स्क्वायर के लास्ट में, या 7 के स्क्वायर के लास्ट में। अब 75 से छोटा स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, जो कि 8 का स्क्वायर होता है। या तो हम कह सकते हैं ये 83 का स्क्वायर होगा या 87 का स्क्वायर होगा। इनके बीच में एक संख्या आती है 85 संख्या आती है, तो 85 का जब हम निकालते हैं तो कितना आएगा, पीछे 5 है इसलिए 25 आएगा, और 8 से एक अगला अंक 9, तो 8 निम 72, तो 72 25 से यह संख्या बड़ी है, इसलिए 87 का स्क्वायर होगा। अब हमें पता चल चुका है, सारे अंडरूट हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले एक का मान निकाल लो, क्योंकि दोनों जो ब्रैकेट है वो दोनों की सेम के सेम है, तो आप पहले एक का मान निकाल लो, और फिर दूसरे का मान भी हम वहां वो का वो ही रख देंगे। तो देखो पहले का मान निकालते हैं, अनरूट इसका मान रखोगे तो कितना आएगा, अनरूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3384 का अनरूट कितना आता है, 58 आता है। अब अनरूट के अंदर 2 के बाद डॉट है, तो बाहर आएगा तो कितने के बाद, केवल 1 के बाद रह जाएगा, यानी कि 5.8। फिर देखो भाग का साइन है, भाग का साइन है, तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं 5.8 भाग, भाग का साइन था इसलिए नीचे लिया है। यहाँ पर नीचे कितना आएगा, 2.9 आ जाएगा, क्योंकि ये 29 का स्क्वायर था। फिर है बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब देखो 75 69 का रूट कितना है, 8.7 आ चुका है इसका, और वापस से नीचे 2.9 है भाग। इस प्रकार से हमने सरल कर लिया है एक ब्रैकेट को। ठीक है, सरल कर लिया, और सरल कर लेते हैं इसको। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर भी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 29 का 58 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, और 29 का 87 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा। तो इस ब्रैकेट का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। एक ब्रैकेट का मान 6 आ चुका है। ठीक है, प्लस सेम दूसरे में भी इसी प्रकार से सेम, तो 6 + 6 कर दिया है दोनों ब्रैकेट का मान। टोटल कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो चुका है। अगला सवाल, अर्जुन ने क्या है 28,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, बाद में 84,000 उसके साथ लगाकर भास्कर भी शामिल हो गया। कुछ समय बाद शामिल हुआ वो। यदि वर्ष के अंत में
लाभ क्या है, उनको समान रूप से विभाजित होता है, यानी दोनों को बराबर बराबर लाभ होता है। तो भास्कर ने कितने महीनों के बाद पैसा लगाया ये बताना है, या कितने महीनों के बाद वो शामिल हुआ ये बताना है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास कौन है, एक तो हमारे पास है अर्जुन। कौन है, एक तो हमारे पास है अर्जुन और एक है भास्कर, दो लोग हैं। अर्जुन ने लगाया 28,000, पीछे की जीरो रहने देते हैं, केवल 28 लिख देते हैं, इधर 84 लिख देते हैं, लिख दिया। ठीक है, इसने कितने महीनों के लिए लगाया, 12 महीनों के लिए। इसने कितने महीनों के लिए लगाया पूछा है, पता नहीं अभी। अब देखो, दोनों को ब्याज जो लाभ हुआ वो बराबर बराबर, यानी कि 1:1 बराबर बराबर हुआ, तो हम कह देते हैं अनुपात में 1:1। ठीक है, अब देखो थोड़ा यहां पर और आसान कर लेते हैं, इनको काट लेते हैं कि ये 28 से 84 कितनी बार जाता है, 3 बार। ठीक है, 28 से 84 3 बार जा चुका है। अब देखो यहां पर कितना बचा है, केवल 12 बचा है। ठीक है, 12 बचा है, तो यहां पर यदि मैं 12 बनाऊंगा तभी तो ये 1:1 हो जाएगा। तो 12 बनाने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर 4 रखना पड़ेगा, यानी कि उसने 4 महीनों के लिए लगाया है पैसा। तो कितने महीने बाद शामिल हुआ है वो, वर्ष के अंत में लाभ काउंट किया गया, यानी कि 8 महीने बाद बी शामिल हुआ है। कितने महीने बाद, 8 महीने बाद बी शामिल हुआ है, तभी तो उसने 4 महीने के लिए लगाया है। और 3 × 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और सॉल्व करोगे तो 1:1 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है, 8 महीने के बाद उसने पैसा लगाया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जे किसी कार्य को 69 दिन में पूरा करता है और के उसे 72 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम को करते तो कितने दिन में पूरा हो जाता। तो देखो दो लोग दे रखे हैं आपको, एक तो कौन है, जे है, और एक कौन है, के है। ये दो लोग हैं। अब जो जे है वो 69 डे में कंप्लीट कर सकता है एक काम को, और के 72 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यदि दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमारा टोटल काम आ जाएगा। और टोटल काम कितना आता है एलसीएम लोगे जब आप इनका, तो देखो ये 69 है, जो 69 को यदि आप तोड़ते हो तो इसका मतलब क्या है, 23 के पाड़े में 3 बार आते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि 72 को आप तोड़ते हो तो ये आपका किसके अंदर आता है, 24 के पाड़े में 3 बार आते हैं। तो जब आप एलसीएम लोगे तो दोनों में एक तो 3 कॉमन है वो आ जाएगा, और बाकी 23 24 से कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो एक तो 23 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा, और एक हमारे पास 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इनका एलसीएम आ जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब हमें एक दिन का काम निकालना या इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 69 का इसमें भाग देना पड़ेगा। जब आप 69 का भाग दोगे इसके अंदर, ठीक है, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं इसको, ऐसे का ऐसे रहने दे रहा हूं, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम और लगेगा हमें। तो आप जब आप 69 का भाग दोगे तो 23 और ये 3, तो ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा, केवल 24 बचेगा। इसी प्रकार 72 का भाग दोगे तो 24 और 3, 24 ये 72 होता है, तो ये तो कट जाएगा, केवल कितना बचेगा, 23 बचेगा। यानी कि जे है जो एक दिन में 24 बना लेता है और के एक दिन में 23 बना लेता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे, दोनों 47 बना लेंगे। अब देखो कितने दिनों में दोनों काम पूरा कर देंगे, यदि 7 काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे उनको, दिन निकालने के लिए, समय निकालने के लिए क्या करोगे आप, ऊपर तो टोटल वर्क लिखोगे और नीचे इफिशिएंसी या एक दिन का काम। तो टोटल वर्क अपना कितना है, 23 × 24 × 3 इस प्रकार से, और इफिशिएंसी कितनी है, 47 ये है। ठीक है, ये है। तो ये हमारे इतने टाइम लगेगा इनको कंप्लीट करने के। जब आप इसको करके देखते हो तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये नहीं आ रहा है। अब या तो मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं या फिर ये सवाल गलत है, आप मुझे कमेंट में बताना ये चीज। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर, एक समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी के पहले 19 पदों का योग क्या है, यानी कि पहले 19 पदों का समांतर श्रेणी का योग पूछा गया, जिसका 14वां पद और 10वां पद आपको क्रम से दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमको पता होना चाहिए कि
टी nवा पद यानी nवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी के nवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसे ये एक समांतर श्रेणी लिखी है मैंने, ये समांतर श्रेणी है। कैसे पता करें कि ये एक समांतर श्रेणी है? इनमें क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, तो ये अंतर जो है ये बराबर होता है दो क्रमागत पदों के बीच का। तो हम कहेंगे कि ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी अंतर उनका हमेशा समान है, तो इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हमें पहले से दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी है, तो इसका nवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है कि tnवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। जहां पर a आपको पता है पहला पद होता है, d की बात करें तो इसको हम यहां पर कह देते हैं जो अंतर, तो सभी में बराबर होता है इसलिए हम कह देते हैं सार्व अंतर, और n आपको पता है पदों की संख्या होती है। ठीक है, यहां यदि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 14वें पद की बात कर रहे हैं, कितना है, वैल्यू आपको दे रखी है 22.25 दे रखी है 14वें पद की, और मान रखो आप एक ही मान हमें पता नहीं है कौन सा पद है, 14वां है तो 14 आप रखोगे, 14 में से एक घटाओगे तो 13 बचेगा, इंटू डी, इस प्रकार से। फिर आपको 10वां पद दे रखा है 18.25 दे रखा है, ए कौन सा था, तो एन की जगह आप 10 रखोगे, 10 माइनस 1 करोगे तो 9 आएगा, यानी 9 डी हो जाएगा। तो देखो ये मेरे पास 14वें पद आ चुका है, ये मेरे पास 10वां पद रखकर दो समीकरण मेरे पास आ चुकी। जब इन दोनों समीकरण को आप सरल करते हो तो यहां से आपके पास घटाओ, दोनों समीकरण को घटाओगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास 4 बचेगा, और राइट साइड में ए से ए कट जाएगा घटाने पर, और यहाँ पर आपके पास 4d बचेगा। तो यहां से मेरे पास आ चुका है कि d का मान 1 आ चुका है। d का मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब जब आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में d का मान रख दोगे तो आपके पास a का मान आ जाएगा। जैसे मैंने नीचे वाली इक्वेशन में रखा, d का मान 1 रखा तो 9 बचा, और 18.25 में से आप यदि 9 घटाते हो तो हमारे पास बचता है 9.25, यानी a का मान भी हमारे पास आ चुका। अब समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला निकालना है, तो s 19 है, 19 पदों का योग कैसे निकलता है, n/2 होता है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n का मान आपको कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, तो हम लिख देते हैं 19/2। अब पहला पद आपके पास आ चुका है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, कितना आ जाएगा, 18.50 आ जाएगा। n की वैल्यू आपके पास 19 है तो 19 में से एक घटाओगे 18 बचेगा आपके पास, और d का मान 1 है तो 1 लिख दिया, इतना आया। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। ये तो 19/2 ऐसा का ऐसे रहने दो, और 1850 के अंदर जब अब 18 जोड़ते हो, ये मल्टीप्लाई है, इससे एक पॉइंट नहीं है, तो 18 आया, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 1850 में जोड़ा तो कितना हो चुका है, 36.50 हो चुका है। इस प्रकार से 19/2 ये हो चुका है। अब क्या करना है हमको, 2 का जब आप इसमें भाग दोगे 36-25 में तो कितना आ जाएगा, ये आपका 18-25 आ जाएगा, 36-25। अब 19 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 19 को 5 से किया तो 95, 9 आई हासिल, 19 दूनी 38 होता है, और 38 और 9 करोगे, 38 और 9 47 का 7 आ जाएगा, 4 आई हासिल, और 19 8 है 152, और 4 156 का 6 15 आई हासिल, और 19 और 15 कितना हो जाएगा आपका 34, आपका तो 346.75 आ चुका है, 346.75 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक निश्चित राशि x, y और z के बीच क्रम से 13, 14 और 15 के अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से 7:6:8 के अनुपात में वितरित की गई, तो इसके परिणाम स्वरूप y को 170 कम प्राप्त हुआ। तो राशि बताइए। तो देखो 3 लोग थे, एक x था, एक y था, एक z था। राशि वितरित की जानी थी 13, 14 और 15 के अनुपात में।
लेकिन गलती से 7, 6 और 8 के अनुपात में वितरित कर दी गई। इस वजह से क्या हुआ, y को 170 रुपए कम प्राप्त हुआ। सबसे पहले आप क्या करो, अनुपात को है ना, तीनों टोटल राशि तो बराबर थी, तो यानी तीनों को जोड़ो, वो आपका बराबर आना चाहिए। तो जब मैं यहां पर जोड़ता हूं इसको, 13, 14 और 15, तो 14 थी, ये 42, ये 42 आता है। और जब आप यहां पर जोड़ते हो 7, 6, 8 को, इनको यदि आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 7 है 21 आता है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमें बराबर करने पड़ेंगे। बराबर करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि राशि तो हमारी कुल टोटल राशि तो बराबर थी। यानी कि यहां पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हर पद को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास नए पद क्या आ चुके हैं, ये 14 बन चुका है, इसको 2 से करोगे तो ये 12, और इसको करोगे तो ये आपका 16 बन, इस प्रकार से आ चुका है। ठीक है, अब देखो नए पद हमारे पास 14, 12, 16 बन चुके हैं। तो राशि तो देखो बराबर हो चुकी है, इधर भी 42 थी टोटल, कुल टोटल इधर भी, अनुपात आ चुका है। अब यहां पर आप अंतर देख लो कितने का है, क्योंकि y का हमारे पास है कि y को 170 कम मिलता है। यहां पर 14 था और गलत तरीके से दिया गया तो 12 बना, तो अंतर आया 2। 2 किसके बराबर आया है, 170 के बराबर हो। यहां पर 2 अनुपात कम मिल रहा है, यहां पर 170 रुपए कम मिल रहे हैं। तो 2 अनुपात की वैल्यू 170 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के, 85 के बराबर आ जाएगी। अब राशि पूछी है, कुल टोटल राशि कितनी है, 42 है। ठीक है, 42 है, तो अब 85 को 42 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी राशि आ जाएगी। 42 को 85 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ना, तो मेरे को 42 का पाड़ा आता है, ना 85 का आता है, तो मैं क्या करता हूं, 85 को तोड़ लेता हूं। मुझे पता है 17 × 5 होते हैं, तो देखो ये आपका 42, 5 × 17 मैंने इस प्रकार से तोड़ दिया है। 5 से जब आप 42 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 210 आता है। फिर इसको 17 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0, 17 एकम 17 का 17 इकाई हासिल, 17 दूनी 34 और 1 35, तो 35, 70 ऑप्शन हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर, इसमें क्या बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति 61 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 100 किलोमीटर अधिक यात्रा करता, यानी कि सेम समय के अंदर, समय सेम है, यदि वो 61 की बजाय 65 से चला तो कितना अधिक से चला, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से चला। और इस अधिक चलने की वजह से कितना उसने अधिक किलोमीटर चल दिया, यानी 4 किलोमीटर जो उसकी अधिक चाल है, उसकी वजह से वो 100 किलोमीटर चल पाया है। ये है कहने का। तो यहां से आपके पास समय आ जाएगा। समय कैसे निकालते हैं हम, समय निकालते हैं हम दूरी बटे चाल। तो दूरी है 100 और चाल है 4, इससे हमें पता चल चुका है कि 25 घंटे, यानी कि जो वो चले हैं वो 25 घंटे चले हैं। 25 घंटे चले हैं, आपके पास समय आ चुका है। और आपसे पूछा गया है कि जब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चल रही थी तो उसने कुल टोटल कितनी दूरी तय की। तो देखो दूरी निकालने के लिए क्या है, अब की बार आपके पास चाल आपको 65 लेनी है और समय 25 आ चुका है आपके पास, तो 65 × 25 कर दो, कितना आएगा। देखो किसी भी संख्या को है ना, जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि उसको आधा करके पीछे 0 लगा दो, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 25 5 125, 12 यहाँ सल, और 25 छिक है 150, 150 और 12 162, 16 25 हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में क्या दिया गया है, एक राशि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है।
और ब्याज इतना मिलता है, ब्याज फलस्वरूप इतना बन जाता है। 2 वर्ष के लिए यदि किसी राशि को निवेश किया जाता है तो ब्याज इतना बन, तो मूलधन पूछा है, वो राशि पूछी गई है। अब देखो दर आपके पास कितनी है, 20%। तो मैं क्या करता हूँ, कंपाउंड दर निकाल लेता हूँ। कैसे निकालोगे, 20 + 20, 20 × 20/100, ये वाला लगा देंगे कंपाउंड। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 44% आ जाए। तो दर हमारे पास 2 साल की हमने कंपाउंड कर दी है 44%। अब आपका सवाल बन चुका है कि 44% जो है, एक्स का जो 44% है वो हमें दे रखा है 2332। तो एक्स का मान आपको निकालना है, क्या कहते हो, 44 का मान आपको दे रखा है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो एक्स का 44% इतना आया, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 44/100 को उधर ले जाता हूँ, उधर जाएगा तो उलट जाएगी वैल्यू, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 44 आ जाएगा। 11 से काटोगे तो 4 बार, और यहाँ काटोगे 11 से, 11 दूनी 11 एकम, तो 11, फिर और वापस 4 से और काट दो, 4×5 = 20 और 4×3 = 12, ये आ चुका है। तो एक्स का मान आपके पास कितना आ चुका है, 5300 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल में क्या करना है हमें, 989 की पावर 129, 989 की पावर 129 को 33 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है, ये बताना है। तो 989 की पावर 129 दे रखा है आपको, और उसको यदि 33 से भाग दिया जाता है तो क्या बचता है, चलिए ये पूछा। सबसे पहले हम क्या देते हैं, 33 का इस जो 989 है उसके अंदर भाग देके देखेंगे, और जो शेषफल बचेगा केवल उसको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो हमारे पास 989 है, 33 का जब आप इसके अंदर भाग दे लो पहले अलग से, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 66 आ जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ अब कितनी बार जाएगा, 33 का भाग अब 9 बार जाएगा, तो ये 10 बार तो जाएगा नहीं, 330 हो जाता। तो ये आएगा 297। अब देखो यहाँ से 2 बच चुका है, यहाँ से 3, ये 32 बच, तो शेषफल कितना बचा, 32 बचा। तो हम शेषफल लिख देंगे, बाकी के अंदर तो भाग जा रहा है इसलिए उसको छोड़ दिया है। 32 की पावर अब 129/33 इस प्रकार से हो चुका, सवाल हमारा हो चुका है। अब देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 33 - 1, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और पावर कितनी है, 129/33, ये हो सकता है। अब देखो 33 में तो 33 का भाग चला जाएगा, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। हमारे पास बचा क्या, -1/33 बचा, और -1 की पावर अब कितनी है, बच चुकी है हमारे पास 129 बच चुकी है। अब देखो किसी की भी पावर विषम है, 129 क्या है, विषम, और -1 की पावर यदि 129 है तो बाहर क्या आएगा, -1 ही आएगा। यदि पावर सम होती तो बाहर 1 आता, और विषम है इसलिए माइनस साथ में आएगा। तो हमारे पास शेषफल कितना बचा, जब 33 का भाग दिया गया तो -1 शेषफल बचा। अब शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो आप कैसे निकालोगे, -1 आपके पास शेषफल आए, तो आप जो नीचे वाली संख्या है इसमें से घटा दो। 33 में से जब आप एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 32। तो हम कह देंगे, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 32 बटे, तो शेषफल कितना आ चुका हमारा, 32 कितना आया, क्या आ चुका। अगला सवाल, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 147 सेंटीमीटर है और पाई बराबर 27/7 दे रखी। ओके, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, ये आप जानते हैं। के अंदर मान रखो, मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 तो ऐसा कैसा है, पाई का मान 22/7 रख दिया, और रेडियस आपकी 147 × 147, क्योंकि आर का स्क्वायर था इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। इसको काटेंगे तो 21 आ जाएगा, और इसको भी टुकड़े कर लेते हैं हम, 21 × 7 लिख, ये तो क्या है 7 से काटा तब 21 आ गया, और इसका भी टुकड़े कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ,
हमें पता है 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर 441 आता है, एक तो वो हो चुका है। अब देखो 4 को 22 के अंदर क्या है, 22 के यदि मैं टुकड़े करता हूं तो क्या बनते हैं, 2 × 11। तो 4 को मैंने 2 से किया, 8 हो जाएगा, और 8 को 8 हो जाएगा। तो एक तो मेरे पास 8 आ चुका है, एक 7 है और एक 11 है। इस प्रकार से इतनी संख्या है। तो आपको सबको इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका आ जाएगा। अब ये है कैलकुलेशन, तो ये आपको करनी पड़ेगी। पहले आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 7 से कर दो, उसके बाद में इसको 11 से मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अश्विनी ने एक प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ चौड़ाई 14% कम हो जाती है। क्षेत्रफल में हुई परसेंटेज कमी क्या है? वो क्या कह रहा है कि जो लंबाई में भी 14% की कमी हुई है और चौड़ाई में भी 14% की कमी हुई है, तो क्षेत्रफल में जो कमी हुई है कुल टोटल, वो हमें बतानी है। तो देखो हम इसको कंपाउंड दर के हिसाब से करते हैं। x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई बटे 100, ये फॉर्मूला साइन के साथ रखना है। यदि कमी हुई है तो माइनस रखेंगे। तो लंबाई में भी कमी हुई और चौड़ाई में भी कमी हुई, इसलिए दोनों में माइनस आया। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस थे। 14 × 14 बटे 100, तो यहां से कितना हो चुका है, ये तो हो चुका है आपका -28, और प्लस का 1.96, कितना आ जाएगा। अब देखो 28 में से आप क्या है 1.96 घटाना है। पहले क्या करो, 2 घटा दो आप। 2 पूरा का पूरा घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 26। लेकिन हमें कितना कम घटाना था, 4.4 कम घटाना था। ठीक है, हमने कितना घटा दिया, 2 घटा दिया। तो 2 घटाते हो तो कितना आता है, 26 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या है, कितना ज्यादा घटा दिया था, 0.4। तो आप 0.4 और लिख दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा। तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हो चुकी है, 26.04 की कमी हो, कितने परसेंट की कमी। इस प्रकार से आप क्या है कि कंपाउंड के हिसाब से आप ये क्षेत्रफल में कमी निकाल सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक पाइप पाइप ए टैंक को 130 घंटे में भर सकता है, और बी 156 घंटे में भर सकता है, और सी 195 घंटे में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप पहले 26 घंटों के लिए एक साथ खोले जाते हैं, फिर बी को बंद कर दिया जाता है, तो बचे हुए समय, कितना समय लगेगा बचा हुआ, जब ए और सी दोनों शेष भाग को कितने घंटे में भर देते हैं, ये पूछा। कि देखो पहले तीनों पाइप चल रहे थे, 26 घंटे तक उनसे पानी भरता रहा, फिर हमने बी को बंद कर दिया। अब बचे हुए पाइप कौन से, ए और सी, इनसे बचा हुआ जो टैंक खाली बचा है वो कितनी देर में भर जाएगा, ये पूछा। तो 3 पाइप ए बी और सी है मेरे पास। ए 130 हो चुका है, 130 में भरता है। बी 156 घंटे में पूरे टैंक को भरता है, और सी इतने। सबसे पहले टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं आपके सामने। इनका जब आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, पहली बात तो तीनों संख्याएं 13 से भाग जा रही है। ठीक है, तो इनका सबसे पहले आप है ना अलग से निकाल लो। 130 है आपके पास, 156 है और 195, बड़ी संख्या है इसलिए अलग से निकाल लो। सबसे पहले 13 कॉमन आ रहा है तीनों में, यहाँ बचेगा आपके पास 10 बचेगा, यहाँ भाग दोगे तो 12 बचेगा, और यहाँ आपका 15 बचेगा। अब इनका जो एलसीएम आता है वो 60 आता है, तो 60 इंटू 13 हो चुका है। 13 60 कितना आ जाएगा, 780 इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ चुका है आपका, 780 आ चुका है। तो इफिशियंसी प्रत्येक की निकाल सकते हैं, यहाँ से कितनी कितनी आ जाएगी। 130 का आप 780 में यदि भाग देते हो तो 6 बार जाता है। इसी प्रकार से 156 का जब आप भाग दोगे इसकी, कितनी बार जाएगा। 156 का जब आप इसके अंदर भाग दोगे, इसका मतलब क्या है, 780 के अंदर 156 का भाग देने का मतलब कि 156 के टुकड़े 13 × 12 होते हैं, 12 होते हैं। 13 से ये 6 बार 60 बार, 12 से 5 चला जाएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा।
तो हमारे पास प्रत्येक की एक दिन का काम आ चुका है कि एक दिन में 6 वस्तुएं बनाता है, बी 5 वस्तुएं बनाता है और सी 4 वस्तुएं बनाता है, और टोटल 780 वस्तुएं बनानी। इस प्रकार से बचा है, आप इस प्रकार से सोच सकते हो। तो अब देखो, सबसे पहले क्या था कि तीनों को खोल दिया गया था। तो यदि तीनों को खोल दिया गया था तो तीनों को जोड़ लो आप, कितना हो जाता है, 6 और 5, 11 और 4, 15। ठीक है, 15। और ये कितने घंटों के लिए खोला रखा, 26 घंटों के लिए। तो कितना हो चुका है टोटल, 15 6 90, 9 यहाँ सेल, 15 दूनी 30 और 9 39, कि टोटल इतना भर देगा वो 26 घंटे के अंदर। टोटल कितना था, हम कहेंगे 780 था, जिसमें से 390 भर दिया, बचा भाग कितना है, 390 भाग बच चुका है। आया तो 390 भाग अब शेष बच। अब क्या है, बी भाग को तो क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया। बचे कौन से, ए और सी। ए और सी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी कि अब ये 1 घंटे के अंदर 10 भाग भरते हैं। ठीक है, टोटल कितना भरना है, 390 भरना है। समय पूछा गया है, शेष समय कितना लगेगा, 390, 10 भरते हैं 1 घंटे में, भाग दोगे कितना आ जाएगा, 39। यानी बचे हुए को भरने में 39 घंटे लगेंगे। आगे, एक दुकानदार के पास 3 विभिन्न गुणवत्ता वाले दूध है। पहली गुणवत्ता का 621 लीटर, दूसरी गुणवत्ता का 644 लीटर और तीसरी गुणवत्ता का 690 लीटर है। यानी 621 लीटर, 644 लीटर और 690 लीटर। अब समान माप की बोतलें न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करनी है। यानी समान माप की न्यूनतम कितनी बोतलें भरी जा सकती है। यानी बोतल का साइज समान है तो न्यूनतम कितनी बोतलें भरी जा सकती है, जबकि जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सके। मिलाना नहीं है और प्रत्येक बोतल पूरी पूरी भर जानी चाहिए। इस प्रकार से न्यूनतम माप की कितनी बोतलें हो सकती है, न्यूनतम कितनी बोतलें हो सकती है, ये पूछा। तो हमें क्या करना पड़ता है ऐसी स्थिति में, इनका तीनों का एचसीएफ लेना पड़ता है। एचसीएफ लेना पड़ता है। जब आप इनका तीनों का एचसीएफ लेते हो और जो बचता है तीनों का, जो अनुपात तीनों का बचता है उनको जोड़ लो, वही आपकी टोटल बोतलें हो जाएगी। न्यूनतम कितनी बोतलें हमें भरनी पड़ेगी। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं, एलसीएम लेना थोड़ा, एचसीएफ लेना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी है ना, दे जैसे 2 का भाग नहीं जा रहा दोनों तीनों के अंदर। जब हम 3 की बात करते हैं तो पहले में जा रहा है, दूसरे के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है। इसी प्रकार से जब हम 5 की बात करते हैं तो 5 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो देखो, ये हो चुका है थोड़ा सा मुश्किल इनका एचसीएफ निकालना। तो कैसे, हम थोड़ा सा ऑप्शन से सहारा ले लेते। ऑप्शन से आप सहारा ले सकते हो। आप क्या करो, तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो। तीनों को यदि मैं जोड़ता हूँ, ये 621 हो चुका है, ये 644 हो चुका है, ये 690, ये 5 आ चुका है। यहां से जोड़ा तो 6 आया, और 6 क्या आया, ये आपका है, और 9 भी तो है। ये तो 5 हो चुका है, और ये 6 और 9, 5 15, एक आई हासिल 18 और 1 इतना आ चुका है। अब इस संख्या के अंदर आप देखो कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, इनमें से कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। तो देखते हो, जब आप इनमें से चेक करते हो, एक तो 85 का भाग जाएगा। 85, आप अब आप कहोगे कि 85 का भाग हम कैसे दें। तो आप 85 में ये देख लो ना कि 17 × 5 इसके टुकड़े होते हैं। तो 17 का भाग इसमें दे के देख लो, 17 का भाग जा रहा है तो 85 का भाग जाएगा, और 5 का भी जाना चाहिए दोनों का। 5 तो देखो जाएगा ही, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, और 17 का भाग आप जब देखे देखोगे तो 17 का भी जा रहा है। तो एक तो इस ऑप्शन का भाग जा रहा है, और एक 23 का भाग जा रहा है। यानी कि इसके टुकड़े जब आप करते हो, जब भी आप भाग दे के देखोगे, आपको पता चल चुका है कि भाग हो चुका है। अब आप जब भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 85 इंटू इसको, 85 × 23 हो जाएगा। इसको यदि हम तोड़ते हैं, आपको पता चल चुका है 85 × 23 हो चुका। तो अब या तो एचसीएफ आपका कितना रहा होगा, 23 रहा होगा, या फिर 85 रहा होगा। तो दोनों में से क्या रहा होगा, और जो दूसरी संख्या बची है वो हमारा आंसर होगा।
तो आप कैसे देखोगे कि एचसीएफ क्या रहा हो? आपको अब थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आप 23 का भाग इसमें दे के देखो, इसके अंदर दे के देखो, दो ऑप्शन में देख लो, तीनों में दे के देख लो। देखो यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है 23 का भाग जा रहा है, तो ठीक है 23 का भाग इसमें जा रहा है। इन दो में से एक में और चेक कर लो आप। तो यदि यहाँ पर 23 आता है, एचसीएफ 23 हुआ है, तो जो बची हुई संख्या है वो जो अनुपात था उन तीनों का योग है। ठीक है, तो बस आपको ये करना पड़ेगा। आप क्या करो कि ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन से इसमें भाग दो। ठीक है, भाग दोगे तो आपके पास दो संख्याएं आ जाएगी, दो संख्याएं आ जाएगी। तो उसमें से एक संख्या हमारा आंसर होगी। कौन सी संख्या होगी? दूस जो एक संख्या तो एचसीएफ होगी और एक संख्या हमारी आंसर होगी। तो आप ये चेक करो कि एचसीएफ कौन सा है। एचसीएफ वो होगा जो तीनों में भाग चला जाएगा और बची हुई संख्या हमारी आंसर होगी। तो जो 23 है, 23 का देखो तीनों के अंदर भाग जा रहा है। अब आपको ये करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखा है, वो हमसे ये कैलकुलेशन ही करवाना चाहता है। देखो 621 के अंदर जब आप 23 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 46, और ये 69, तो एक बार 46 चला जाएगा, उसके बाद में आपका 6 बचा या एक, ये 161, तो 23 का पाड़ा अब आपका 7 बार जाएगा 1। देखो इसके अंदर 23 का जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पर भी आप चेक करना चाहो तो कर लो। तो 23 हमारा यदि एचसीएफ आ चुका है, तो बची हुई जो संख्या है हमारी वो टोटल बोतलें आ चुकी। वो पूछे ना बोतल का साइज कितना है, तो हम कहेंगे 23। और नंबर ऑफ बोतलों की संख्या पूछी जाए, न्यूनतम कितनी बोतलें भरी जा सकती है, तो जो एचसीएफ को छोड़कर जो संख्या बची वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 हो चुका है। तो इस प्रकार से यदि डाटा हार्ड आता है तो आपको इस प्रकार से करना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10 आंकड़ों का औसत इतना दे रखा है। इसमें से पहले 3 आंकड़ों का 52 है, फिर 4 आंकड़ों का 62 है, 8वें आंकड़े 9वें आंकड़े से 7 कम है और 10वें आंकड़े से 5 कम है। तो 8वां आंकड़ा बताना है। क्या कहा है कि 10 टोटल है, उनका औसत 57.5 दे रहे। एक चीज तो ये दे रही। फिर 3 का औसत आपको दे रखा है, पहले 3 का औसत 52, अगले 4 का औसत आपको 62 दे रखा है। फिर आठवीं संख्या, आठवीं संख्या, 9वीं और 10वीं। आठवीं संख्या आपको क्या कहा है? 9वीं की 9वें से 7 कम। यदि 9 को मैं 8 को यदि x मानूं तो 9 कितना हो जाएगा? x प्लस 7 हो गया। यानी कि 9वीं 7 ज्यादा है, 8वीं 7 कम हो गई। इसी प्रकार से 10वीं कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी। यानी कि 8वीं 10वीं से 5 कम है, या फिर कह दो कि 10वीं 8वीं से 5 ज्यादा है। ये हो चुकी। इस प्रकार से सभी संख्याएं हो चुकी है हमारे पास। अब देखो हमें क्या करना है। एक तो यहां से टोटल निकाल देंगे। यदि 10 संख्याओं का औसत इतना है तो कुल टोटल कितना हो जाएगा? 57.57 575 हो जाएगा। 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से यहां से क्या करो, आप इनको मल्टीप्लाई करते हो। 3 को 52 से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपका? तो 56 आता है। 4 को 62 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 4 को 62 से करते हो तो ये आपका 8 आ गया और ये आपका 24 आ गया। अब यहां से क्या हो चुका है? हम सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी 3 संख्याओं का योग तो मेरे पास आ चुका है 156। अगली 4 संख्याओं का योग आ चुका है 248। फिर मेरे पास जो 8वीं 9वीं 10वीं है उनका योग कितना हो जाएगा? 3x प्लस 12, और ये सब बराबर है 575 का। ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां से ये और ये को और 12 को, इन तीनों को आप जोड़ लो। सबसे पहले 156, 248 और 12 को जोड़ो। इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये 10 और 6 16 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आपका 5 और 5 10 और 1 11, एक यहाँ सल 3 और 1 4। ये आपका 416 हो चुका है। 416 हो चुका है। इसको हम उधर ले जाते हैं 416 को। 575 माइनस 416 हो जाए। अब 575 में से आप 416 घटाते हो तो कितना बचता है? 9 आया, यहाँ 2, तो आपका 5 बच जाएगा, और यहाँ पर आप यानी कि
3x बराबर कितना आ चुका है, 159 आ चुका है। तो यहाँ से 3x बराबर 159 आया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 53 आ। और आठवीं संख्या जो पूछी गई है वो कितनी थी, x ही थी, तो x का मान 53 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सवाल में क्या दिया गया है, 1680 के आपको गुणनखंड पूछे, तो कितने गुणनखंड होंगे ये पूछे। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके टुकड़े कर लो। सबसे पहले आप इसके टुकड़े करो, अभाज्य टुकड़े। सबसे पहले 2 से भाग जाता है, 840 आ जाता है। फिर 2 से भाग जाता है, 420 आ जाता है। फिर 2 से भाग देते हो तो 200 आ जाता है। अब 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 105। अब कितने का भाग जाएगा, 5 का भाग यदि आप देते हो, 5 का भाग दे दो, या 3 का भाग भी चला जाएगा। पहले 3 का भाग दे दे, 3 का भाग दिया तो 3 3 9, 3 5 15 हो गया। फिर 5 का भाग दिया, 7 का भाग दिया, यानी 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। ये इसके अभाज्य टुकड़े हो चुके। तो गुणनखंड की हमको संख्या निकालनी है, इसके बराबर आएगी, जितनी पावर है उससे एक बढ़ाकर लिख दो, यानी 4+1 इंटू 3 की पावर 1 है तो हम बढ़ाकर लिखेंगे 1+1, एक एक बढ़ानी है आपको। इसी प्रकार से 5 की पावर भी 1 थी तो उसको भी एक बढ़ा दिया, और इसी प्रकार से ये भी थी। तो ये आपका 5 हो चुका है, ये 2 हो चुका है, ये 2 हो चुका है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस सवाल में दिया गया आपको कि 143 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्स से वाई की यात्रा करता है तो 240 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 154 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो 180 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो एक्स और वाई के बीच की दूरी बतानी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि पहली चाल S1, दूसरी चाल S2, तो S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस, इंटू टाइम डिफरेंस। तो देखो पहली चाल क्या दे रखी है आपको, 143 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी आपको दे रखी है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे दोनों का अंतर घटाओगे तो कितना आएगा, अंतर आपका 11 आ जाएगा। और डेल्टा टी यानी समय का अंतर कितना है, एक देरी है और एक जल्दी है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 240 और 180 को यदि आप जोड़ते हो तो 0, ये 12 और ये 420, ये 420 मिनट है। और इसको यदि घंटे में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 60 को इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका, 7 आ जाएगा। 11 से यहां से काटोगे तो ये आपका 13 आ जाएगा। तो आपके पास अब बचा है 13 इंटू 154 इंटू 7, ये बचा है। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशि 66,500 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 17 वर्ष के बाद राशि को निकाला गया और कुल राशि का 2/3 तो शेयर में लगा दिया। बचा भाग कितना था, 1/3 बचा, तो वो बताना है कि कितना बचा। तो सबसे पहले बात ये होती है कि 1 साल का ब्याज यदि 10% है तो 17 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, राशि 100% है। 1 साल का ब्याज 100 पर 10% मिल रहा है, तो 17 सालों में प्रत्येक साल 10-10 मिलेगा, तो कितना मिल जाएगा, 170% ब्याज बन जाएगा 17 सालों में। राशि कितनी थी, 100, ब्याज कितना मिला है 17 सालों में, 170। तो टोटल कितना हो जाएगी, यदि कुल टोटल मिश्र धन की बात करें 17 साल के बाद, 270 हो चुका है। ठीक है, 270%। तो अब आप क्या करो, आपके पास जो राशि थी इसका 270% निकाल दो। तो 270% निकाल दो इसका। परसेंटेज के यदि साइन को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है।
2 जीरो से मैंने 2 जीरो का। अब आपको इसको 27 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले तो 1 जीरो तो पड़ी है। 27 पाँच कितना होता है 135, तो 5 आ गया, 13 यहाँ से। 27 ठीक है कितना होता है 162, तो ये आपका 162 होगा। और 162 में 3 जोड़ते हो तो आपका 165, 165, 175, 75 का 5, 17 यहाँ साल। और ये जुड़ेगा वापस से 162 के अंदर फिर 17, ये 9 आपका, और यहाँ पर 7। इतना आ जाएगी आपकी कुल टोटल राशि। 17 महीनों के बाद जो पैसा आपने इतना लगाया था वो इतना बन चुका है, इतना बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका तीसरा भाग जो शेष बचा है, वो कितना भाग बचा है, तीसरा भाग बचा है, वो बताना है कितना है। क्योंकि 2 भाग तो उसने किस में, पूरी राशि यदि 3 थी तो 2 भाग तो उसने किस में, शेयर बाजार में लगा दिया। बचा कितना, 1 भाग, वो बताना है हम। तो आप इसको 3 से भाग दे दो। 179,550, इसको आप जब 3 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, तीसरा भाग आ जाएगा। 3 से भाग दिया तो 3 5 है 15, फिर 3 नम 27, फिर आ चुका आपका 3 8 है 24, 3 5 है 15 और 0, ये आ चुका है आपका। तो एक भाग कितना हो चुका है, 59850 आ चुका है। कहाँ पर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, डी में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएस 16264 में घड़ी बेचकर किसी व्यक्ति को 24% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। मान लिया कि x रुपए था घड़ी का क्रय मूल्य, 24% की हानि हुई है, तो कितने में बेचा उसने, बचा हुआ 76, यानी कि इसका 76% पे उसने बेचा, जो कि आपको कितना दे रखा है, कितना दे रखा है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है बस अब यहाँ से। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 64/76 इंटू 100, इतना आ जाएगा। अब देखो 76 है ना, वो 19 से कटता है 4 बार, 19 के पाड़े में 4 बार आता है, तो ये राशि भी जो दे रखी है 16,264, ये भी 19 से कटेगी। तो 19 का आप भाग दोगे इसके अंदर, 16,264 के अंदर 19 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 152 आएगा। यहाँ से 0, यहाँ 1, अब कितनी बार, 5 बार जाएगा, 95 करोगे आप, 1 आ चुका है, और ये आपका 1 बच चुका है 4, और ये आपका कितना आया, 856 आ चुका। यानी कि इसको आपने काटा, अब हमारे पास क्या बचा, तो काटा, ऊपर तो आ चुका है आपका ना, 19 से काटा है, ये भी 19 से काटा है, नीचे इंटू 100 था। 4 से और भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और डबल 0, इतना आ चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, घड़ी का क्रय मूल्य। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया, 20% की छूट के बाद मेज का विक्रय मूल्य इतना है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य क्या है। अब देखो क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है, 60%। 3 चीजें लिख देते हैं, एक तो सीपी है, एक मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य यदि ये 100 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 60, ऐसा कह रहा है। अब देखो थोड़ा इनको और सरल कर लेते हैं, या फिर एक बार इसको और देख लेते हैं। और 20% की छूट, छूट कितने की थी, 20%, यानी मार्क प्राइस पर 20% की छूट दी तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इनको आप सरल कर लो, किससे कट रहा है ये, 0 0 कट रही है आपस में, सबकी 0 आपस में कट चुकी। और सॉल्व करते हो तो 2 से कटा ये 3 बार, ये 5 बार ये। अब हमारे पास क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ चुका है। आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य इतना दे रखा है, विक्रय मूल्य यानी 4 की वैल्यू आपको 28800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी 7, 2, 7200 हो जाएगी।
तो एक की वैल्यू यदि 7200 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 216,000। ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपको क्या दिया गया है? इस सवाल में क्या दिया गया है आपको? जब किसी वस्तु को 12,096 रुपए में बेचा जाता तो अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने दर में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 24% अधिक होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखो, एक बार तो उसको बेचा गया है 12,000 जीरो इतने में, एक बार उसको बेचा गया है इतने में। जब इतने में बेचा जाता है तो उसको हानि होती है, और इतने में बेचा जाता है तो उसको हानि होती है, और जब 12,096 में बेचा जाता है तो उसको लाभ होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कब हो सकता है कि जो क्रय मूल्य था वो दोनों के बीच में होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। अब वो कह रहा है कि यदि मेरी हानि है ना 100% है, तो है, तो लाभ जो है वो 24% अधिक है, यानी ये 124 है लाभ। यदि हानि 100 है तो लाभ 124 है, वो ऐसा कह रहा है। इनको सरल कर लेते हैं। 4 से काटोगे तो 25 बार जाएगा, इसको 4 से काटोगे तो 31 बार जाएगा। ठीक है, इतना आ चुका है। आ चुका है हानि और लाभ। अब देखो, क्रय मूल्य से इधर जाएंगे तो हानि आएगी, और इधर जाएंगे तो जो ये अंतर है, ये जो अंतर है ये तो मेरा लाभ है, और ये जो अंतर है यहां तक का क्रय मूल्य से, ये मेरा हानि है। अब हमें अनुपात में दोनों दे रखे हैं, कितना? 25 और 31। दोनों को यदि आप जोड़ देते तो कितना बन जाता है आपके पास? ये 6 हो जाएगा, और ये 6। दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो चुका है? 56। यानी इनका अंतर मेरे पास कितना आ चुका है? यदि अनुपात की बात करूं तो 56 आ चुका है। और वैसे यदि हम अंतर देखें, 12,096 में से यदि इसको घटाता हूं तो कितना आता है? इन दोनों को यदि हम घटाते हैं तो इनका अंतर कितना आता है? 6,048 आता है। तो यहां से मुझे पता चला कि जो 56 की वैल्यू है, ये भी अनुपात में अंतर था और ये एक्चुअल में अंतर था, तो 56 की वैल्यू इतनी है। एक की वैल्यू यहां से आप जब निकालोगे तो 56 का इसमें जब भाग दोगे तो एक बार जाएगा, फिर 4 उतरा, भाग जा नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 और 4 बचा, फिर 8 और उतरा। अब भाग कितनी बार गया? 4 4 8 बचा। अब आपको लाना है 4 4 8। तो 56 को कितने से भाग दिया जाए? 56 को 56 को कितने से कितनी बार जाएगा? तो 56 को आप यदि 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 6 48, 4 आई हासिल, और ये आप 8 बार आएगा। तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है? 108 आ चुकी है। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 108 आ चुकी है। और हमें किसकी वैल्यू पूछी है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा। तो क्रय मूल्य के लिए आप या तो हानि निकाल लो या लाभ निकाल लो, वो उससे हम फिर निकाल सकते हैं क्रय मूल्य। तो मैं क्या कर रहा हूँ? हानि निकाल रहा हूँ। हानि कितना अनुपात है मेरी? 25 अनुपात। 25 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक की वैल्यू यदि इतनी है तो 25 की वैल्यू निकालना है तो इससे 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किसी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप 5 5 से मल्टीप्लाई कर लो 2 बार। 108 को यदि मैं 5 से करता हूं, इसका मतलब इसको आधा करो, 54 और एक जीरो लगा दिया, फिर वापस से 5 से किया तो वापस आधा किया, इसको 270 और एक जीरो लगा दिया। तो ये हो गया। कितना आ जाएगा जब आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हो? तो इतने की मेरे को क्या हुई है? हानि हुई है 2700 की। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6,048 प्लस 2700। तो एक तो आपका 8 हो जाएगा, एक आपका 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा। तो 8748 आपका आंसर आ 8748 आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा पेपर आज का कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। यदि अच्छा लगा तो लाइक करना, और कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ।